वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। अनम, आसिफ, बीनेश, सईद, सुरैया, तलहा, उज़मा, जिशान, जिले सुबानी, बेटे आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा जी, ठीक है जी। जी ये जो दोस्त हैं वेटिंग फॉर नेम, ये भी अपना नाम बता दें। अच्छा वेटिंग फॉर नेम खत्म हो गया, चलें ठीक है जनाब। सो लेट्स स्टार्ट द डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल की क्लास में एक कंपैरिजन डिस्कस किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। जी तो उस कंपैरिजन में से किसी ने कोई बात पूछ ली हो? अच्छा बेटा आप लोग नहीं पूछनी हो आखिर तो नो लिखा करें, पूछनी हो तो क्यों लिखा करें, रिस्पॉन्ड किया करें साथ साथ। ठीक है जी, आप बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज, हमने ये डिस्कस करना है कि कॉस्ट क्या होती है। जी अगर हम वर्ड बोलते हैं कॉस्ट तो उससे क्या मुराद है, क्या समझ आता है आपको? व्हाट इज कॉस्ट? कोई जवाब नहीं किसी के पास? प्राइस टू मेक, तलहा एनी प्राइस? ओके, कॉस्ट इज डिफरेंट एंड प्राइस इज डिफरेंट माय फ्रेंड्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज प्राइस। आई एम आस्किंग अबाउट कॉस्ट। Okay, maybe Binish is correct. The amount of cash given as consideration to acquire anything. Anam says it's expense, which is wrong. Okay. Before I jump on to this discussion, I would like to highlight few things before you. We are talking about revenue nature items. For revenue nature items, financial accounting, whenever in financial accounting we acquire or purchase any revenue nature item, for example raw materials. जी मैंने स्क्रीन ऑन नहीं की, मैं कर देता हूं। जी बेटा अब स्क्रीन नजर आ रही है? आसिफ, सईद जी, ठीक। जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटे कोई चीज खरीदते हैं हम उसी वक्त उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप 2 लाख रुपए का सीमेंट लगते हैं, आप एंट्री पास करते हैं परचेजर डेबिट पेएबल क्रेडिट, हालांकि सीमेंट का भी 1 किलो सीमेंट आपने इस्तेमाल नहीं किया, और जब उसको इशू करते हैं, यूज करते हैं, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते। और जब साल का एंड आता है तो हम इसकी इन्वेंट्री को मेजर करते हैं और एडजस्ट करते हैं। मेजरमेंट तो इससे पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं। उसके मुकाबले में कॉस्ट अकाउंटिंग जो आज हम शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब भी रेवेन्यू नेचर की कोई आइटम परचेज करते हैं हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में एसेट ट्रीट करते हैं, कॉस्ट ट्रीट करते हैं, और जब इस्तेमाल करते हैं तब उसको एक्सपेंस बनाते हैं, और साल के एंड पे हमारे लेजर के अंदर उसका बैलेंस होता है जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो बुनियादी फर्क यह है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर चीज को पहले एक्सपेंस बनाती है, साल के एंड पे उसमें से एसेट क्रिएट करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हर चीज को पहले एसेट बनाती है, फिर इस्तेमाल पे एक्सपेंस बनाती है, और साल के एंड पे हमारा लेजर हमें प्रोवाइड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन उसके बारे में। इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलें हम इस वक्त ओपन करेंगे हैंडबुक का पेज 8, हैंडबुक का पेज, सॉरी 8 नहीं 70, हैंडबुक का पेज 70। आप में से जिसके पास किताब नहीं है वो उस पेज की एक पिक ले सकता है ताकि अपने रिकॉर्ड में रहे। चला बेटे हमने डिस्कस किया है
कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर रेवेन्यू नेचर की आइटम को अब इन इशू एक्सपेंस लेती है, इशू के कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती है, साल के एंड पे उसका जो अनयूज्ड होता है उसको एसेट बना देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले में कॉस्ट अकाउंटिंग हर चीज को पहले एसेट या कॉस्ट बनाती है, साल के एंड पे जब इस्तेमाल करती है तो एक्सपेंस, और साल के एंड पे उसकी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होती है वो लेजर में आ रही होती है। ठीक है, चला नहीं सही, पैक की हैंडबुक से। सो पैक की हैंडबुक से ये पेज 70 है, यहां पे तो सही इसलिए कहा ना तस्वीर खींच लो इसकी, आ जाएगी तो फिर आपके पास हार्ड शेप में भी आ जाएगी। जब तक बेटा किताबें नहीं हमने काम तो चलाना है ना, तो आप लोग पिक्स ले लें ताकि आपके पास इनके जेपीजीज आ जाए। ओके, हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। ये जो मेरा एरो वाला हैंड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसका दूसरा हिस्सा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। जब आपके सामने वर्ड यूज किया जाए कॉस्ट, तो आपने देखना है कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। अगर तो आपने कॉस्ट को कंपेयर करना है विजा विज प्राइस के साथ, तो फिर कॉस्ट बराबर होगी प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन उसके मुकाबले में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, या तो आपने कॉस्ट का लफ्ज यूज करना हो इन्वेंट्री मेजरमेंट के लिए, या क्वेश्चन साइलेंट हो, तो ऐसी सूरत में कॉस्ट का मतलब होगा प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वजह IAS 2 ने कहा है, हम जितनी डिस्कशन कर रहे हैं IAS 2 की लाइट में कर रहे हैं, IAS 2 ने कहा है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकती, इसलिए नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को कहा जाता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट से क्या मुराद आपको समझ में आती है? व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? जी एनीवन, व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? एवरी जिशान कॉस्ट इज इनका ड्यूरिंग अ पीरियड। अच्छा, उसमें कॉस्ट ऑफ सेविंग द प्रोडक्ट नो, और एक आध सेकेंड और, Banish is correct to some period, to some extent. पीरियड कॉस्ट हम उसको कहते हैं जिसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर पीरियड तक लिमिटेड होता है। मैंने सईद से मकान किराए पे लिया है जनवरी के लिए, सईद मुझे 31 दिसंबर को घुसने नहीं देगा और 1 जनवरी को रहने नहीं देगा। जिशान ने सिनेमा की टिकट ले लिया 6 से 9 वाली टिकट, तो है वैलिड टिकट है, लेकिन जिशान इसमें 3 से 6 का शो नहीं देख सकता, 9 से 12 का शो नहीं देख सकता। जिशान का बेनिफिट एक खास पीरियड तक लिमिटेड था। तो IAS 2, अच्छा मुझे एक बात समझाइए कि लॉ बनाने की जरूरत कहां पेश आती है? आप सबने माशाल्लाह मर्केंटाइल लॉ पढ़ा है, कंपनी लॉ पढ़ा है, लॉ बनाने की जरूरत कहां पेश आती है? एनीवन? हाँ, सईद का अच्छा जवाब है। बिनीश का एक और एंगल से जवाब है, बिनीश मैं तो अकाउंटेंट होना, इस तरह मुझे अपने लिए चाहिए, पॉलिटिकल लॉज नहीं चाहिए या क्रिमिनल लॉज नहीं चाहिए। हाँ नहीं, आप सिर्फ ट्रांजेक्शन भी नहीं बेटे, जब आपके पास किसी जगह ऑप्शन हो कुछ चीजों के बारे में कि आप यूं भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, तो फिर कानून आके बताता है कि यूं करना है वो नहीं करना। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बिनिश गाड़ी चला रही हैं और उन्होंने रेड लाइट देखी और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, बिकॉज बिनिश को तो ये पता है रेड मीन्स डेंजर और डेंजर मीन यहां से भागना है, तो बिनिश ने जल्दी से करके गाड़ी तेजी से निकाल ली।
उसके मुकाबले में सईद गाड़ी चला रहा था, उसने देखा ग्रीन लाइट, ग्रीन मीन्स पीस, पीस मीन्स एवरीथिंग इज हैप्पी, चिल, तो उसने गाड़ी खड़ी करके आराम से चिल करना शुरू कर दिया। ये दोनों बख्शे रहेंगे? पुटाफे पुलिस के हाथों बख्शे तो अल्लाह मियां नहीं बख्शना है। आंसर इज नो। क्या बेनिश का ये आर्ग्यूमेंट चलेगा कि नहीं जी मैंने कहा था रेड मीन्स डेंजर सो आई देयरफॉर आई रैन अवे? वो कहेगा बीबी इधर आ जाना जरा चलान दे कराना। रेड मीन्स यू हैव टू स्टॉप, लॉ सेज दिस, एंड व्हेन लॉ कम्स देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। तो लॉ ने हमें ये कह दिया है कि जो हमारी सेलिंग की कॉस्ट होगी, एडमिन की कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल की कॉस्ट होगी, ये कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आप देखिए मैंने इनके साथ वर्ड यूज किया है एक्सपेंस, बिकॉज दीज वुड नेवर बिकम कॉस्ट। इस पे हम डिबेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सेलिंग पे कि सेलिंग कॉस्ट पीरियड कॉस्ट नहीं है, उसका बेनिफिट एक से ज्यादा पीरियड्स पे होता है। आप सब तो छोटे हैं ना, को टीवी का ऐड याद है 10 years बैक? मैं छोटा था जब, तो मुझे वो याद है स्टेट लाइफ का इश्तहार आता था, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, एक चुटकी डेंटॉनिक की, चुटकी बजाते ही दांत सफेद और चमकदार, डेंटॉनिक। क्यों जी, और किसी को कोई ऐड याद है? किसी को नहीं याद, सारे बचपन भूल गए हैं। बोलो यार, नहीं याद तो मेडिकैम का आसिफ को याद है, याद है सही, कौन सा याद है? बच्चियां कहां हैं भाई? डिंग डोंग, यस, इंग्लिश टूथपेस्ट, ठीक है। और उजमा को क्या याद है? बिनिश को क्या याद है? अनम को क्या याद है? सुरैया को क्या याद है? बायो आमला शैम्पू, गुड उजमा, शाबाश। और डिस्प्रीन, गुड, ठीक है जी, ठीक है जी। चले, मैं ये ऐसी मजाक से नहीं बात समझाई, मैंने आपको पहले भी कहा था भाई मैं तो स्टेज एक्टर हूं, मैंने तो ये ड्रामा 4-4 दफा दिन में परफॉर्म करना होता है, डायलॉग सारे रटे हुए हैं। ये मिसाल इसलिए दी है बेटा कि आप सब ने बड़े पुराने ऐड बताए हैं, तो अब यहाँ पे मैं एज एन अकाउंटेंट आपसे डिबेट करता हूँ भी ऐड तो दिया था 10 साल पहले, और आज भी बायो आमला एंटी लाइफ शैम्पू उजमा को याद है, विनिश को डिस्प्रीन याद है, जिले सुबहानी डिंग डोंग देख के आज भी खुश हो जाता है, मानो बिल्ली की तरह मुस्कुराता है। मैं भी स्टेट लाइफ का ऐड याद करता हूँ, डेंटॉनिक का वो छोटू याद करता हूँ, तो बेनिफिट तो कई साल से स्टूडेंट हो गया। हाँ, इस पर डिबेट हो सकती है, इसीलिए लॉ ने कहा कि सेलिंग एक्ट को हमने कभी भी, डिबेट तो हो सकती है लेकिन हमने कॉस्ट नहीं बनाना, हमने एक्सपेंस बनाना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, अब आइए प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चूंकि प्राइसिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, डिसीजन मेकिंग में कहीं कहीं हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए, अदरवाइज डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हमसे कहा जाएगा कॉस्ट, तो कॉस्ट से मुराद होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। और आज के बाद हमने याद रखना है कि कॉस्ट के 3 ही कंपोनेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। सुई से लेकर हवाई जहाज तक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा जी, अगली बात, बिहेवियर के लिहाज से कॉस्ट कितनी तरह की होती है? बिहेवियर के लिहाज से कॉस्ट कितनी तरह की है? 2, कौन कौन सी सही, कौन सी उजमा? फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है जी। सो अब हम कुछ बातें कर रहे हैं कि जो जनरल है, इसके खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं इंडिया से आया हूं, तो आपका एक जनरल परसेप्शन क्या होगा मेरे रिलीजन के बारे में? मैं हिंदू हूं। मैं आपसे कहूं मैं इसराइल से आया हूं, तो आपका एक जनरल परसेप्शन क्या होगा मेरे बारे में? मैं जीव यहूदी हूं। मैं इंग्लैंड से आया हूं, तो मैं क्रिश्चियन। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, नहीं यार भाई मैं इंग्लैंड से रहना पर मैं सरदार है, सिख है। मैं इंडिया में तो रहता हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं वहां तो रहता हूं इसराइल में, लेकिन मैं अरब हूं। सो कुछ बातें हैं बेटा जो जनरल होती हैं, जो हमें इसी तरह याद रखनी है।
उनकी एक्सेप्शंस आई कैप में आ सकती हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये चीजें होल्ड ट्रू करेंगी। सो डायरेक्ट मटेरियल, जनरली डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। हम एज्यूम करेंगे कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। यस इट कैन बी फिक्स्ड बट मे बी इट्स दिस। क्यों जी सही साहब, रेस्टोरेंट जाते हैं तो बिल किस हिसाब से आता है? क्यों बिनिश बीबी, रेस्टोरेंट जाते हैं तो बिल किस हिसाब से आता है? जितने ज्यादा डिशेस मंगवाएं, जितना ज्यादा, शाबाश निशान ने सही बात की, फूड ऑर्डर के लिहाज से जितना खाना मंगवाएं उस हिसाब से। अच्छा उसमें अगर बूफे में जाए फिर कैसे आता है? फिक्स्ड आता है। तो इसका मतलब मटेरियल भी फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। पर पर्सन फिक्स्ड हो गया ना बेटी उस्मान, ठीक है, सो फिक्स हो गया। तो इसलिए अब हमने जनरली दोनों मिसालें डिस्कस कर ली, लेकिन कुछ नहीं बताया गया होगा। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो आमतौर पर यही अज्यूम किया जाएगा कि जितनी ज्यादा चीजें मंगवाऊंगा उतना ज्यादा बिल बनेगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अनलेस टोल्ड अदरवाइज इज वेरिएबल। आज की इंपॉर्टेंट बातों में से एक, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होने से क्या मुराद है? What do we understand by direct labor being variable? आंसर। हाँ, और इसका क्या मतलब है लेबर के बारे में? ठीक कहा, इसका मतलब यह है कि लेबर टेम्पररी है। जितना काम होता है उतनी लेबर हम हायर करते हैं, ज्यादा काम होता है तो ज्यादा, थोड़ा काम होता है तो थोड़ा। सरकारी महकमे एम्प्लॉयज क्या होते हैं? परमानेंट, काम करें ना करें तनख्वाह मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर, टी शर्ट बनाता हूं मैं, जितना आप बिनिश बीबी काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। मेरी तरफ से आप सो ही रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। निशान मसीते जाए जाके 4-4 घंटे से नफल पढ़ता रहे, मैंने कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ निशान मेरे पास परमानेंट एम्प्लॉय होगा फिर मुझे मसला है। सो डायरेक्ट लेबर के बारे में जब तक नहीं बताया जाएगा हम एज्यूम करेंगे कि वो टेम्पररी है। एंड ऑन द अदर साइड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमन, फाइनेंशियल, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं। सेलिंग, शोरूम का किराया फिक्स्ड, कमीशन वेरिएबल। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ फिक्स्ड भी हो सकते हैं, रेंट। ये जनरल बिहेवियर्स हैं। एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट होगा तो यही बिहेवियर्स एज्यूम किए जाएंगे। यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखे? चले मैं थोड़ा सा रब करने लगा हूं, रिकॉर्डिंग में आप सबके पास आ जाएगा, ये लिखा हुआ इस तरह से। जिन्होंने पहले पिक्चर ली थी वो भी पिक्चर ले लें, बिकॉज ये पूरा सफा अब खुला है। तो हमने जो सारी डिस्कशन करनी है वो किसी फिनिश गुड्स के एंगल से करनी है। तो हम फिनिश गुड्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल शर्ट। जी फिनिश गुड्स है शर्ट, तो शर्ट के अंदर बताइए कपड़ा, क्लॉथ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? टेलर, दर्जी, मास्टर साहब, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? नहीं बेटा, वेरिएबल जिसने लिखा है उसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस कर रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है। थ्रेड, धागा जिससे मेरी शर्ट बनी है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? बटन जो मेरी शर्ट पे लगे हुए हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट?
कॉलर के अंदर एक फ्यूजिंग होता है, टेलरिंग मटेरियल, तो वो फ्यूजिंग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, टेलरिंग चौक, बच्चियां अगर इनमें से कोई गंदी बच्ची ने कभी कुछ किया है, कोई कपड़े चपड़े बनाए हैं, सिए हैं, तो टेलरिंग चौक यूज करती हैं खवातीन। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्यों है ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट। चौकीदार की तनख्वाह, चौकीदार की चाय का बिल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बाथरूम में जो साबुन रखा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये फैसला कैसे होगा कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है? टॉस कर लिया करें, हेड आया तो डायरेक्ट, टेल आया तो इनडायरेक्ट। व्हाट इज द रूल फॉर क्लासिफाइंग एनी कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जी, किसी भी कॉस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अनम ने कहा मटीरियलिटी, अजीशान ने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, नेचर ऑफ एक्सपेंस, चेंजेस मटीरियल प्रोड्यूस्ड, और अच्छा, अब आज के बाद हमने याद रखना है किसी भी कॉस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लासिफाई करने के दो असूल हैं। नंबर वन, जिस कॉस्ट के बारे में हम बहस कर रहे हैं, आप उस कॉस्ट का पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स कंप्यूट कर सकते हो। जिस कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, आप उसका पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स कंप्यूट कर सकते हो। अगर मैं बता सकता हूं कि एक शर्ट बनाने में कितने का कपड़ा लगेगा, दर्जी कितने पैसे लेगा, धागा कितने का लगेगा, बटन कितने का लगेगा, फ्यूजिंग कितने की लगेगी, टेलिंग चौक कितने का लगेगा, तो ये सारी कॉस्ट क्या बन जाएंगी? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इसके साथ ही एक ओवरराइडिंग क्लॉज है। वो कॉस्ट जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट की है, वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए in relation to total cost of product. Total per unit cost of finished goods. अगर 2000 रुपए की शर्ट बनाने के लिए 5 रुपए का धागा सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? मैंने कह तो दिया एक शर्ट बनाने के लिए 5 रुपए का धागा, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन क्या ये शर्ट की टोटल कॉस्ट के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट। तो फिर ये क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट, धागा इनडायरेक्ट हो जाएगा। बटन जो मैंने लगाए हुए हैं, हाँ उसमें भी लिखिए क्वेश्चन, बटन जो मैंने लगाए हुए हैं शर्ट पे प्लास्टिक के, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? 2 रुपए के बटन है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए ठीक है। तलहा साहब ने अपनी शर्ट पे सोने के बटन लगवाए हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। जिले सुबानी ने अपनी शर्ट पे तिल्ले की कढ़ाई कराई है, सोने के धागे से कढ़ाई कराई है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। तो मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा था बेटे कि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमने सारी पॉसिबल सिचुएशंस को सामने रखना है और उसके मुताबिक फैसला करना है कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जी, उज़मा ने शायद क्यों लिखा था, वो क्वेश्चन पूछ ले, किसी और ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दे। मैं उज़मा के क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं। सिग्निफिकेंट तो बेटी वही है ना जो ऑडिटिंग में जो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। कौन सी चीज मटीरियल होती है बेटा? रॉ मटीरियल नहीं, सिग्निफिकेंट मटीरियल जो हमारा डिसीजन चेंज कर देती है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की। मैंने क्वांटिटेटिव की तो मिसाल दे दी ना, उसमें 2000 की शर्ट के लिए 5 रुपए का धागा सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? जी उस्मा,
इनसिग्निफिकेंट है बेटा। 5 रुपए तो 2000 रुपए में कोई हैसियत रखते हैं? नहीं आसिफ, वो कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। अकाउंटेंट है, मुंशी है, हमने हर चीज नोटों पे बांटनी है। क्यों बेटी? 2000 रुपए के मुकाबले में 5 रुपए सिग्निफिकेंट है। तो बस फिर क्या हो गया? पर यूनिट तो है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, समझ आइए कि दोबारा मिसाल दूं? नहीं यही तो परेशान नहीं होना, मैं दोबारा बता देता हूं, एक और एंगल से बताता हूं। मेरी बेटी की पॉकेट मनी है महीने की 5000 रुपया उस्मा की, और फकीर को कितने पैसे देंगी? 10 रुपए। सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? उस्मा जवाब दो यार। हाँ, और ये मैं आपसे कहूं, उस्मा मेरा बेटा मुझे जरा 3000 रुपया तो देना। अब क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। उस्मा मेरी बेटी, अल्लाह करे इसकी तनख्वाह लग गई है 5 लाख रुपया महीने की। अब मैं आके कहता हूं उस्मा जरा 2000 रुपया तो देना। जी 2000 सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट? बस यही बेटा फर्क। ठीक है, समझ आ गया मेरी बेटी को? तो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, वो एग्जाम्पल से समझा जाएगा। चले आगे उस्मा जी। आसिफ बेटे आप बताइए। जी आसिफ आप आराम से बेटा क्वेश्चन टाइप करें, मैं वेट कर रहा हूं। आसिफ हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था बेटे, कल के लेक्चर में भी, कि हमारे लिए हर चीज की सिग्निफिकेंस नोटों के लिहाज से है, अमाउंट के लिहाज से है। नहीं, इंपॉर्टेंस तो हर चीज है। जैसे आपने कहा चौकीदार चाय नहीं पिएगा तो हमारी फैक्ट्री की हिफाजत नहीं कर सकता। फैक्ट्री में मुझे काम करते हुए डर लगेगा तो मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। मैं बाथरूम में साबुन नहीं रखूंगा, लोग हाथ धो के नहीं आएंगे, मुझे स्मेल आएगी, मैं काम ही नहीं कर सकता। हर चीज की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर चीज डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहलाएगी। ठीक है आसिफ, फालतू खर्चा तो 1 रुपया भी नहीं कोई करना चाहता। हर चीज जरूरत के तहत खर्च की जा रही है, लेकिन हर चीज सिग्निफिकेंस नहीं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, यस इट्स सिग्निफिकेंट। इसलिए कि एक शर्ट बनाते हुए अगर एक शर्ट के 10 बटनों में से 2 बटन टूट गए तो आप मुलाजिम को नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन एक शर्ट बनाते हुए अगर उसने कपड़ा जला दिया फिर तो सिग्निफिकेंस वो चीज होती है आसिफ जो यूजर का डिसीजन चेंज कर देती है। ऑडिटिंग में मटीरियलिटी वो चीज है जो यूजर का डिसीजन चेंज कर दे। मैं ऐसी मजाक से एक और मिसाल देता हूं। चलो आसिफ, आपको पता चले मैं स्मोकिंग करता हूं, वैसे मैं नहीं करता लेकिन चलो अगर पता चले मैं करता हूं, तो आप मुझसे क्लास पढ़ते रहेंगे कि क्लास से इनकार कर देंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे स्मोकिंग करने का क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता चले मैं क्लास में मिसबिहेव करता हूं और बड़े मुश्किल तरीके से पढ़ाता हूं, वो कोई सवाल नहीं कराता और अच्छे लेवल की तैयारी भी नहीं कराता। चले कोई एक बात, मैं बहुत डांटता हूं, मैं बुरा ना बनाइए, मिसाल देने के लिए कह रहा, मैं पठानों की बड़ी बेइज्जती करता हूं क्लास में, फिर आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, हालांकि पढ़ा आपको बहुत अच्छा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में सारे जोक जो है ना पठानों पे लगाता हूं और बड़ी इंसल्ट करता हूं पठानों की। हालांकि पढ़ा अच्छा रहा हूं लेकिन स्टिल आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहेंगे। कि मेरी बेटियां क्लास में बैठी हुई हैं, इनको पता चले कि मेरे कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, मैं बच्चियों को गलत नजर से देखता हूं,
तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, वो मेरे साथ नहीं पढ़ेंगी, हालांकि पढ़ा मैं बहुत अच्छा रहा। ठीक है आसिफ, चले आगे। हाँ जी बिनिश, आपका बेटी क्वेश्चन रहता है, होल स्टॉक कितने का है? अगर मेरे पास होल स्टॉक था ही 10 बटन 2 रुपए के, वो सारे भी खराब हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 रुपए के बटन और लगा लूंगा शर्ट पे। चले बिनिश आगे बेटा। हाँ ये चीजें सरकमस्टांशियल है, आगे चल के और जगह समझ में आएगा। मटीरियल पे आगे 2 चैप्टर हैं, ओवरहेड पे चैप्टर हैं। आप सबको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ICAP ने स्कीम में सिलेबस रिवाइज किया है, लेबर का चैप्टर भी शामिल कर दिया। तो ये नीचे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है इनके बारे में। चलिए अब अगली एक छोटी सी बात करते हैं। जी कल भी मैंने बात की थी, फिर आपसे पूछता हूं, कितनी तरह के कारोबार होते हैं और ऑपरेशन के लिहाज से कितनी तरह के बिजनेस होते हैं? 3। कौन कौन से? अनम, उसाम, अस्मा, कौन कौन से बेटी? तला, कौन से? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विसेज। और ये फरमाइए कि IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है? IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी बिनिश? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। IAS 2 की वर्डिंग याद करें, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। पैक में मैं मार्कर यूज करता हूं, माइक के लिए बैटरी सेल यूज करता हूं, तो ये मेरा क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। अब आप सब जानते हैं कि जो एक सर्विसेज सेक्टर होता है, उस सर्विसेज सेक्टर में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं होती। एग्रीड? सर्विसेज बनाने के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं होता। चलिए अब आप सब लोग ये टेबल अपनी कॉपी पे लिखें और पूरा करें, जो पूरा कर ले वो डन लिख दे। उस्मा, S&S मीन्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है उस्मा जी, 2 लोगों ने कर लिया, एक आध बंदा और कर ले फिर। चलिए हम पहले मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में आसिफ चले आगे, फिर हमें यहाँ पे आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इंटरवुड, रॉ मटेरियल, फर्नीचर बनाने वाली कोई भी कंपनी, मॉडर्न फर्नीचर, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है जी। वर्क इन प्रोसेस, यस। फिनिश गुड्स, यस। स्टोर्स एंड स्पेयर, यस। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के पास जो लकड़ी पड़ी हुई है वो क्या है? रॉ मटेरियल।
ठीक है जी। जो छोटे मोटे फैक्ट्री में बल्ब खराब हो गया वो अलहदा से रखा हुआ है, किसी जगह कोई बैटरी सेल लगना है वो अलहदा से रखा हुआ है, स्टेपलर की पिनें अलहदा से रखी हुई हैं, शॉपर अलहदा से रखे हुए हैं। अब ये सारी छोटी छोटी चीजें जो अपने फैक्ट्री में अपनी अलहदा से रखी हुई हैं, ये सारी क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर। ठीक है बेटा, जिसने पूछा था उस्मा ने शायद पूछा था। चले, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है ट्रेडिंग कंसर्न में? नो। ट्रेडिंग कंसर्न में वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक होता है? नो। ट्रेडिंग कंसर्न में फिनिश गुड का स्टॉक होता है? ट्रेडिंग कंसर्न में वाहिद स्टॉक ही फिनिश गुड्स का होता है। चले खैर, वो अब आपको समझ आ ही रही है, वो थोड़ा टैब का एरर हो गया। तो ट्रेडिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं होता, वर्क इन प्रोसेस का नहीं होता, फिनिश गुड्स का होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होते हैं। सर्विसेज सेक्टर, रॉ मटेरियल का स्टॉक तो नहीं होता, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। सर्विसेज सेक्टर फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है? अच्छा होता है। उसमें बताइएगा कौन सा स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का सर्विसेज में? पैक में मेरे पास क्या फिनिश गुड्स का स्टॉक है? कंप्यूटर चिप है जो उजमा आएगी तो मैं उसके दिमाग में डाल दूं? अच्छा मजाक लिखा है बेटी? नहीं, सर्विसेज सेक्टर में फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं होता। हाँ जी, सर्विसेज सेक्टर में वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। निशान कह रहे हैं नो, आसिफ कह रहे हैं नो, जिलसवानी कह रहे हैं यस, अनम कह रही है नो। सब लोग अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करें। तला कह रहे हैं नो, बिनिश कह रही है यस। और जी 4-9-2 यस। किसने अपना वोट कास्ट नहीं किया? असमा भी कह रही है यस। 4-3 हो गया जी। और जी चले, आंसर इज यस, होता है। ठीक है जी। मैंने आपसे फीस की है क्लासें पढ़ाने की, और क्लासें चलनी है जनवरी तक। तो 31 दिसंबर को आपकी क्लासेस क्या होंगी? वर्क इन प्रोसेस। मैंने आपसे ठेका लिया आपका घर पेंट करने का, और ये रेंट पे भी आधा घर पेंट हुआ है, तो वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस। सर्विसेज सेक्टर में वर्क इन प्रोसेस भी होता है, और सर्विसेज सेक्टर में स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होते हैं। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे। एक सेकंड बेटा, मैं वॉइस बंद कर रहा हूं। जी बेटा, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दें, नहीं पूछना तो नो लिख दें। ट्रेडिंग में भी होता है ना बेटे, दुकानदार ने भी तो रखी होती है ना छोटी छोटी चीजें अपने पास, दुकानदार ने भी रखी होती हैं। दुकानदार की दुकान पे बल्ब टूट जाए तो वो क्या करेगा? कपड़े का दुकानदार है, उसने एक्स्ट्रा बल्ब रखे हुए होंगे, अपने एसी के रिमोट के लिए सेल रखे हुए होंगे, ग्राहकों के लिए चाय बिस्किट रखी हुई होगी। तो ये सारी चीजें क्या हैं? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अच्छा ठीक, चलिए हम कहते हैं सेल्स, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सेल्स, सेल्स को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, तो हमारा जीपी आ जाता है। डन। अब मैं चाहता हूं इस वक्त आप सब लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट ड्रॉ करें, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना डिटेल्ड हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मेट ड्रॉ करें, एज मच डिटेल्ड एज पॉसिबल। ऑल ऑफ यू हैव 3-4 मिनट्स, उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा। सो 3-4 मिनट हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करें।
रहीम। जी मैं खुद नहीं बोल रहा था, मैं चाह रहा था आप लोग बना लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट। किस किस ने बना लिया जी? वो यस लिखे जिसने बना लिया। जिले सुबानी ने बना लिया और अस्मा ने, ठीक है। चलो मैं फॉर्मेट अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर उससे आप लोग कंपेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन खुद बंद की है अभी 1 मिनट के लिए।
जी बेटा बस 1 मिनट मैं उसको ऑन कर रहा हूं। जी ये एक तक मैं ऑन करने लगा हूं, आपके सामने स्क्रीन पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। मैं जानता हूं थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है इस वक्त, लेकिन कोई इशू नहीं, मैं चाह रहा था एक ही स्क्रीन पे पूरा फॉर्मेट आ जाए, मैं इसलिए साइज बड़ा नहीं कर रहा। आप लोगों में जिसने पिक खींचनी है वो खींच ले, फिर मैं इसका साइज बड़ा करता हूं। ये हमारी हैंडबुक का पेज नंबर है 81। ये डेल वाले साहब कौन है या खातून जिनका डेल लिखा हुआ आ रहा है? कोई जवाब नहीं किसी की तरफ से। चले उस्मा है, अच्छा उस्मा आपने दोबारा कनेक्ट किया, अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब अगर आप इसको जरा डिटेल से देखते हैं, हमारा पहला सेक्शन है रॉ मटेरियल का, दूसरा सेक्शन है लेबर का, तीसरा सेक्शन है फैक्ट्री ओवरहेड्स का। लेकिन उससे पहले मैं आता हूं टाइटल्स के साथ। टाइटल पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर पीरियड। ये पीरियड की क्या सिग्निफिकेंस है जी? पीरियड क्यों दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में? एवं ही दिया, फालतू में टाइम जाया कि आप लोगों का। बेटा रेवेन्यू नेचर की कोई भी आइटम पीरियड के बगैर नहीं हो सकती। हाँ भाई आसिफ, आपकी दुकान की कितने की सेल है? आसिफ कहता है 1 लाख रुपए की। इज इट सफिशिएंट आंसर कि आसिफ की दुकान की सेल 1 लाख रुपए है? अब सबको समझ आ गई? क्यों क्यों नहीं समझ आई? उस्मा आपको क्या मसला है? शाबाश बेटी, मस्ट मेंशन पीरियड। जब से दुकान बनी है तब से 1 साल की, 1 महीने की, 1 दिन की, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। दुनिया में ऐसे भी स्टोर्स हैं जहां 1-1 सेकंड पे मिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रेड होती है। तो आसिफ भी मुझे बताए ना कि 1 लाख रुपया किसकी है, तो टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। इसके बाद पहला सेक्शन है रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, उसका ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गई, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन। ये कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन क्यों लिया हमने? जी वजह डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ऐड करने हैं आसमा रॉ मटेरियल की कॉस्ट में? किस हकीम ने कहा है? बिनिश किस हकीम ने कहा कि इसको पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाना है? हाँ जी, उस हकीम का नाम है IAS 2। और बिनिश हकीम साहब का क्या इरशाद है? हर कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट में डालनी है। असमा कौन कौन सी कॉस्ट डालनी है रॉ मटेरियल की कॉस्ट में? असूल बताइएगा, मिसालें ना बताइएगा, असूल बताइएगा, लॉजिक, रूल, नॉट एग्जांपल्स। एनीवन मे आंसर। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होगी, उसका रूल क्या है? बताएं जी कौन कौन सी कॉस्ट होगी। चले मिसालें बता दें, शायद उससे रूल समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स बताएं ना, एग्जाम्पल से शायद रूल समझ में आ जाए। कैरेज, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, फलां फलां फलां। असल IAS का रूल यह है, हर वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को यूजेबल कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट में लाने के लिए जरूरी है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का हिस्सा है। इसके बाद हमने इसमें लेबर ऐड की, वो परचेजेस नेट आ गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। वेजेस आ गई, डायरेक्ट लेबर आ गई, और हमने ये तय किया हुआ है कि अनलेस टोल्ड अदरवाइज जो हमारी प्रोडक्शन लेबर है वो टेम्पररी है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन,
rent, insurance, etc., etc. How would we define factory overheads? What are factory overheads? Define factory overheads. जी डिफाइन करें फैक्ट्री ओवरहेड्स। कोई जवाब नहीं किसी के पास? अच्छा, हाँ आप दोनों ने थोड़ा सा बेहतर जवाब दिया है। प्रोडक्शन से मुतल्लिका हर खर्चा जो मटेरियल और लेबर नहीं है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। बोनेंजा कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, दर्जी डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा बोनेंजा के जितने खर्चे हैं वो सारे एफर्ट। तो हमने मटीरियल, लेबर और एफर्ट्स की कॉस्ट इंकर की। ये मटीरियल, लेबर और एफर्ट्स की कॉस्ट इंकर करने के बाद फिर वर्क इन प्रोसेस आ गया, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस फिनिश गुड्स, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। मेरा आपसे सवाल है, क्या वर्क इन प्रोसेस इन इट्स ओन राइट कॉस्ट है? क्या वर्क इन प्रोसेस इन इट्स ओन राइट कॉस्ट है? यस और नो? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, चलें, क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन इट्स ओन राइट कॉस्ट है? जी बेटा जवाब दें, ऑप्शन एक्सरसाइज करें, यस नो, गलत ही करें। मैं फिर सवाल है, अच्छा क्यों नहीं है तलहा? कॉस्ट क्यों नहीं है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट क्यों नहीं है? जी तलहा लॉजिक बताए ना बेटे। इसलिए कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये जो ऊपर कॉस्ट इंकर हुई है 4,10,000 रुपए की, ये उसी में से इनकम्प्लीट पोर्शन है, और जो फिनिश गुड्स होती हैं वो अनसोल्ड पोर्शन होती हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीन ही कॉस्ट हैं। ठीक है जी। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि कल जब आप सब लोग आए तो ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का रट्टा लगा हुआ आना चाहिए। कल हम इससे आगे बात को बढ़ाएंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।